हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत कार्य का 1468 जो नई वैकेंसी आई है, तो उसका शॉर्ट लिस्ट यानी कट ऑफ जारी हो चुका है। ठीक है, 69 नंबर जो 2022 पेट में जिन्होंने पाया है तो एलिजिबल हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रैक्टिस सेट बुक देखेंगे, जो कि इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। और इसमें सभी जो है ग्राम पंचायत कार्य का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है, इस बार इसका सिलेबस बहुत चेंज कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज किया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है, या पुराने तरीके से क्वेश्चन इसमें जो है यूपी ट्रिपल एस सी नहीं पूछ रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो प्रैक्टिस सेट निकला हुआ है नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, तो उसी को हम देखेंगे एक एक प्रैक्टिस सेट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले हम इसका जो है एक बार आकलन कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो भाग 1 के अंतर्गत जो है इतने टॉपिक पूछे जाएंगे, जो कि ये टोटल होगा 65 क्वेश्चन का। ठीक है, 65 क्वेश्चन 65 नंबर के। और इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि 65 टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसमें से 65 क्वेश्चन जो है पंचायती राज व्यवस्था का आएगा। इसके बाद भाग 2 में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन आएगा टोटल। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी होगा, जो कि 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन मतलब होंगे। तो ये चीज़ें जो है एग्ज़ाम पैटर्न इस बार है, जो कि नए तरीके से बिल्कुल बदल के आया हुआ है। तो इसमें चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, पहला प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। यह कथन किसका है ये बताना। ठीक है, ये जो कथन ऊपर जो कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है बातें ये बताना है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हिक्स हिक्स महोदय के अनुसार जो राष्ट्रीय परियोजना है उनके प्रसार के लिए जो है और जिन सेवा की आवश्यकता होती है उन्हें जो स्थानीय स्तर पर भली प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, स्थानीय शासन जो है इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग होता है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं के जो है क्रियान्वित करने में अत्यंत सहायक होती हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, महत्वपूर्ण है। नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में पूछा गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो नगर पालिकाओं की संरचना जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 के द में जो है ये वर्णन किया गया है, और इसमें संरचना का प्रावधान है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनली डी पार्ट हो जाएगा। 243 जो फा दिया गया है, इसमें जो है नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए निहरताएँ जो दिया गया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी, ये इसमें जो है प्रावधान है। और इसके अलावा 243 माह में वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, 243 माह में जो है वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 था में जो है 243 था में क्या है, 243 में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। लखनऊ दिया गया है, छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, काकोरी नगर पंचायत। इन चारों में से कौन सा एक गलत सुमेलन किया गया है ये बताना है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा गलत सुमेलन किया गया है ये बताना। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका गाजियाबाद जो नगर पालिका परिषद दिया गया है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। लखनऊ में छावनी परिषद है, ठीक है, कानपुर नगर निगम है, काकोरी नगर पंचायत है, लेकिन गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है। गाजियाबाद जो है नगर निगम है, क्या है, नगर निगम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही गलत बताना था, गलत जो है वो सी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है प्रदान किया गया है। पंचायतों को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया वह कौन सा संशोधन के माध्यम से दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो जो संविधानों को पंचायतों को जो संवैधानिक जो अधिकार दिया गया था वो 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के तहत जो है प्रदान किया गया था, 1992 में हुआ था। इस उद्देश्य के लिए जो है संशोधन के तहत जो है संविधान में अगर देखा जाए तो भाग 9 जोड़ा गया और पंचायतें शब्द से जो है इसका शीर्षक बना, ठीक है, से जोड़ा गया है, ठीक है, पंचायतें शब्द शीर्षक बना। इसके अलावा साथ ही साथ पंचायत नाम दिया गया और इसके अलावा इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय का उसमें उल्लेख किया गया है, तो 29 विषयों को जोड़ा गया है। तो इस तरीके से भाग 9, 11वीं अनुसूची और साथ ही साथ 29 विषय याद रखिएगा। ये पंचायती राज से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया था। ये लागू कब हुआ था पूर्ण रूप से, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। इसीलिए हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी बन सकता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है, तो उस धारा का नाम है धारा 11B, ठीक है। धारा 11B के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। तो ये आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ धाराएं आपको इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। जैसे ग्राम प्रधान के चयन की बात किस धारा के तहत होता है, तो ये आपको ज़रूर याद करना है, सभी धाराओं को याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा, कितने दिन पहले नोटिस दिया जा सकेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत, ठीक है, नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस, बैठक की जो तिथि होती है वो 15 दिन पहले जो है दिया जाता है बैठक की तिथि से। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग सिफारिश पर किया गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन जो है योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, GV राव समिति। GV राव समिति कब आया, तो 1985 में गठित हुई थी ये समिति और इसे जो है योजना आयोग की सिफारिश पर जो इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था पंचायती राज से संबंधित सुझाव देना। तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये 1978 में प्रस्तुत किया गया था। इसी समिति ने अगर हम बात करें तो 3 स्तरीय के स्थान पर 2 स्तरीय जो है पंचायती राज की व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश मतलब इतिहास, पारंपरिक इतिहास भी आएगा पंचायती राज से संबंधित, तो इसलिए चोल साम्राज्य का एक क्वेश्चन है। तो चोल साम्राज्य में अगर हम बात करेंगे तो ग्राम भूमि का सर्वेक्षण, यह ग्राम सभा का कार्य नहीं होता था, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ये जो है ग्राम सभा जो है भूमि कर का संग्रह करती थी, भूमि कर का संग्रह जो करती थी, ये ग्राम सभा का कार्य था। मंदिरों के रखरखाव और उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करना, यह भी ग्राम सभा का कार्य था। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था, ये भी जो है ग्राम सभा का कार्य रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान किया गया था, कौन सा अधिनियम था, तो वो अधिनियम था 1793 अधिनियम। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता दिया गया था, किंतु वास्तविक रूप में जो है स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरुआत किया गया। तो आंसर इसका याद रखिएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती विधि यानी संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब जो है प्रवृत्त हुआ, यानी उत्तर प्रदेश वाला जो हुआ ये प्रदेश में कब जो है प्रवृत्त हुआ, कब आया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 22 अप्रैल 1994 को जो है आया। 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है,
तो पंच जो चुने हुए होते हैं वह 7 से 17 सदस्यों के बीच होते हैं। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिन्हें पंच कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। दूसरा त्रिस्तरीय प्रणाली। चौथा तीसरा है सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है। या फिर डी पार्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम सभा में पंजीकृत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था की एक प्रमुख व्यवस्था है। और इनमें से हो जाएगा आंसर इसका डी पार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए पर, राज्य सरकार को, ठीक है। ग्राम पंचायतों को ये अधिकार है कि वो ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं को जो उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित हो को राज्य सरकार के आदेश से जो है सहायता दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? तो पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति होता है प्रधान। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, प्रधान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मतदान किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? तो वो करता है मतदान अधिकारी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानना इनमें से। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अगर नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल करता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो ये भी गलत है, ठीक है। प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये बात सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल के द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि गलत है। अगर हम बात करें तो इसकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पर 243 का 3 का में जो है ये प्रावधान है। इसके तहत जो है विधानमंडल विधि ग्राम पर स्तर पर जो है पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वशासन के स्वरूप का जो है वर्णन करता है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 243 छः जो है वो पंचायतों के स्वशासन के स्वरूप का वर्णन करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये जो है पंचायतें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव जो हुआ था वो 1972-73 में हुआ था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा 72-73, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की अगर हम बात की इसकी शुरुआत दिसंबर 2001 में किया गया था। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया गया? तो कौन से चरण में ये हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये चौथे चरण में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले चरण की अगर हम बात करेंगे तो पहले चरण में क्या मेन पॉइंट है? तो पहले चरण में जो है वातावरण का निर्माण के संबंधित चीज़ें थी। दूसरे चरण में पारिस्थितिक विश्लेषण और तीसरे चरण में अगर हम बात करेंगे तो आवश्यकता और या समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से इन चारों चरणों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था? तो 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो अनुपात निर्धारित किया गया था वो था 90:10, ठीक है, 90:10 का था। जबकि ये नगर निकाय की अगर बात करेगा तो 80:20 हो जाएगा, ठीक है। नगर निकाय की बात करेगा तो 80:20 और ग्राम पंचायतों के लिए 90:10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है? तो पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में अगर हम केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेंगे तो इसकी भूमिका क्या होती है? तो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना, वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, तीनों प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर पहले नियुक्त किया गया था इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है डी पार्ट के संथानम की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति के क्रम की अगर हम बात करें इसमें से, तो वित्त आयोग के अध्यक्षों में से कौन कालक्रम के आधार पर इन्हीं में से पहले नियुक्त हुआ? तो के संथानम पहले आए थे। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। के संथानम का नियुक्ति हुई थी 1956 में हुआ था। इसके बाद केसी पंत जो दिए गए, इनकी नियुक्ति हुई थी 1992 में। ठीक है, सी रंगराजन की नियुक्ति हुई थी 2002 में, और वाई वी रेड्डी जो दिए गए हैं इनकी नियुक्ति हुई है 2013 में। तो सबसे पहले अगर इनमें देखा जाएगा तो के संथानम आएंगे। 1951 में मतलब फर्स्ट जो अध्यक्ष बने थे वित्त आयोग के, उनका नाम था केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में दिया गया है, जो कि ये सही है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243 में दिया गया है, जो कि गलत है, 243 आई में दिया गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग तो 315 में भी सही है। निर्वाचन आयोग ये भी सही है, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है? ग्राम पंचायत को अगर हम बात करेंगे इनमें से तो 70% प्रदान किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 70%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो पहला वित्त आयोग जो राज्य का पहला वित्त आयोग की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का, तो ये गठन हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में हुआ था, पहला वित्त आयोग बना था उत्तर प्रदेश राज्य का। और अगर हम बात करें तो राज्य वित्त आयोग का जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 243 आई के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों द्वारा उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु जो है उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, राज्य सरकार जितना समझे उतना जो है कर सकता है। अब जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जो आया था, ये 1969 का जो अधिनियम था, इसके तहत जो राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वो ठीक समझे। और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय समय पर प्राधिकृत करें। ठीक है, तो आंसर इससे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केवल प्रथम प्रति। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की केवल प्रथम प्रति जो है जारी की जा सकती है, इसके पश्चात शुल्क अदा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या करना होगा? तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो है अलग अलग सूचना प्रपत्र जो है भरना होगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायती एंटरप्राइज सूट यानी पीईएस के कितने अनुप्रयोग हैं? पीईएस के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 11 अनुप्रयोग शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पंचायती एंटरप्राइज सूट के जो है 11 अनुप्रयोग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, एनआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनआईसी का मुख्यालय जो पड़ता है कहाँ पर पड़ता है? तो नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, एनआईसी मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी को कहते हैं। भारत सरकार का एक प्रौद्योगिकी भागीदार है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 1977 में। ठीक है, पशुधन बीमा योजना क्या है? तो पशुधन बीमा योजना की बात करेंगे तो ये सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं के बीमा करवाना ही पशुधन बीमा योजना होता है। तो आंसर इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये आवास से होता है।
आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? गांधी ग्राम योजना की शुरुआत की बात करें तो 1995-96 से हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न की बात करता हूँ, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरुआत हुई थी कब से? तो 1 अप्रैल 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लगा सकते हैं, 1999-2000। ये योजना जो है ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एकत्रित सरकारी जो है एकत्रित लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए जो है बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? योजना का नाम ग्रीन कार्ड योजना है, जुलाई 1985 में प्रारंभ हुआ था, जो कि सही है। ठीक है, समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ 1975 में हुआ था, ये भी सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ 2018 दिया गया है, जो कि गलत है। 2001 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। गलत बताना था, कौन सा सही सुमेलित है इसमें ये बताना था। ठीक है, इसमें कौन सा गलत सुमेलित, यहाँ पर सही नहीं, गलत सुमेलित होना चाहिए था, क्योंकि बाकी तीनों सही है, सिर्फ एक टी पार्ट ही गलत है। काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में चलाई गई थी, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका सी पार्ट जो गलत आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC की संरचना में कौन शामिल है? तो CSC की संरचना में अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। राज्य डिजाइन प्राधिकरण ये भी शामिल है, राज्य सेवा केंद्र एजेंसी ये भी शामिल है, ग्राम स्तरीय उद्यमी ये भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए सामान्य सेवा केंद्र जो है CSC की संरचना 3 स्तरीय की होती है, जिसमें राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी और ग्राम स्तरीय उद्यमी शामिल होते हैं। ग्राम स्तरीय उद्यमी CSC संचालक होता है। एक ग्राम स्तरीय उद्यमी 6 गाँव के लिए जो है कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSC का फुल फॉर्म, तो यही सामान्य सेवा केंद्र ऊपर लिखा हुआ है, या फिर इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कॉमन सर्विस सेंटर कहेंगे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता? तो इनमें से अगर देखेंगे तो ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड जो होता है वो पंचायत सचिवालय में सम्मिलित नहीं रहता। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, 2 माह के पश्चात जो है पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में 2001 में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 12 जिलों में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो उसे हटाया जाएगा। किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्पपूर्ण शिक्षा की मान्यता और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो प्रधान के पास करते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिस पर जो है प्रधान क्या है 7 दिन के अंदर कार्यवाही करेगा, ये चीज़ें प्रावधान है। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए क्या होते हैं? तो मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए जो है एक मार्गदर्शक मात्र हैं तथा पंचायतें इसे अपना स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार ढाल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसको पूर्ण करने के लिए 2019 से 2024 तक का लक्ष्य जो है निर्धारण किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 1,20,000 धनराशि दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। ठीक है, 2018 से शुरुआत किया गया था और 23 सितंबर, डेट भी याद रखिएगा, 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018। कहाँ से शुरुआत किया गया था? झारखंड से। झारखंड के कौन सा जिला? तो रांची जिला से। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। तो ये इतना याद करिए। इसके तहत क्या है, भारत सरकार जो है 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड आयुष्मान के नाम से जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरी अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित की थी, और कितने डेट बताना है एग्जैक्टली क्या डेट था? तो वो डेट था 1 जुलाई से शुरुआत किया गया था, 30 सितंबर 2021 तक ये शुरुआत हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत
या तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितने महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, कम से कम 5 महिलाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत जो है जिला योजना समिति के गठन का दायित्व जो है सौंपा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत प्रत्येक जिले में जो है जिला योजना समिति के गठन का दायित्व जो है राज्य सरकारों को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या चीज़ें गलत है बताना है इनमें से। देखिए, पहला इसमें दिया गया लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, तीसरा है इसमें ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, चौथा है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना। इसमें से क्या चीज़ें हैं जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम से के लिए जो है असत्य है या गलत है? ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहला जो दिया गया लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, तो ये बातें सही हैं। दूसरा जो इसके लिए दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, तो ये भी सही है। चौथा जो दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये इसका काम जो नहीं है, इसके बारे में गलत कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, केवल डी जो है इसके बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना ये कब शुरुआत किया गया था? तो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना की बात करें तो 1996-97 में शुरुआत किया गया था, तो ए का 2 हो जाएगा। गंगा कल्याण योजना जो है 1997-98 में शुरुआत किया गया था। समग्र आवास योजना 1999-2000 में शुरुआत किया गया था। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे तो ये 2000-2001 में शुरुआत किया गया था। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? कहाँ से किया गया था मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ? तो ये किया गया था शिल्पग्राम लखनऊ से। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिल्पग्राम लखनऊ। ये कब शुरुआत हुआ था? तो 24 जनवरी 2018 को शुरुआत किया गया था। और 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है हर साल। और ये कब से शुरुआत हुआ था? तो 2018 से ही शुरुआत हुआ था उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए। और उसी दिन जो है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का भी शुभारंभ किया गया था लखनऊ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिगत विकास से संबंधित क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत, दोनों हो जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना के संबंधित है? सखी मंडल का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर बी पार्ट, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो जेल में जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होता है जेलर। आंसर ए पार्ट। ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं कितनी बार? तो ग्राम सभा की बैठकें जो होती हैं प्रतिवर्ष खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और रबी की फसल कटने के तुरंत बाद, तो 2 बार होती है प्रतिवर्ष। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कम से कम 2 बैठकें प्रतिवर्ष जो ग्राम सभा की बुलाई जाती हैं और दोनों इस तरीके से बुलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, 1886 में आया था। आंसर इसका क्या होगा? डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास सचिवों के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? तो ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पंचायत सहायक करता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो था वो पंचायत से संबंधित क्वेश्चन था। अभी हम आगे देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोसेसिंग की यूनिट कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
CPU, इसका अगर थ्योरी का पोर्शन आपको देखना है तो मैं करा रहा हूँ, दूसरा चैप्टर हार्डवेयर हो चुका है, ठीक है, तो उसको भी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो होता है सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है, जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी से ट्रांजिस्टर का संबंध है? तो कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर के संबंध की बात करेंगे तो कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में शुरुआत किया गया था, मतलब प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम, तो वहीं से दूसरी पीढ़ी शुरुआत हुई थी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में जो है निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जा रहा था। तो और इसका जो काल की बात करेंगे तो 1956 से लेकर 1964 तक का दूसरी पीढ़ी का काल रहा था, ठीक है। चलिए, मानव बुद्धि के यांत्रिकी जांच करने वाला कौन होता है? तो मानव बुद्धि की यांत्रिकी जांच करने वाला कॉग्निटिव साइंस यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें से? तो बार कोड रीडिंग में करते हैं, कटिंग ड्रिलिंग में करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में जो है लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं करते, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प को किसने विकसित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ये विकसित किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा। जॉन मैकार्थी ने लिस्प यानी कि फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, जिसका विकास 1959 में ही किया गया था, ठीक है, जॉन मैकार्थी के द्वारा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग के लिए जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का फुल फॉर्म क्या है? तो IDN का फुल फॉर्म बनता है जो है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC के इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो इनमें से कौन सी सेवा है? तो वो सेवा है VoIP, इंटरनेट टेलीफोन यानी इंटरनेट टेलीफोनी जिसको कहते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जब ओपन करने के MS वर्ड में तो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, वो होता है Ctrl+D, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। Ctrl+D से जो है प्रयोग किया जाता है। Alt+F से की अगर हम बात करेंगे, Alt+F से, तो Alt+F से अगर प्रयोग करते हैं तो रिबन में फाइल मेनू या फाइल टैब ओपन करने के लिए करते हैं, ठीक। Ctrl+F से क्या होता है? तो Ctrl+F से फाइंड डायलॉग ओपन किया जाता है। Ctrl+I याद रखिएगा, Ctrl+I का प्रयोग जो है चाइनीज शब्द को इटैलिक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? इनमें से दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया गया चीज़ों की बात करेंगे तो Ctrl+R से किया जाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण के नाम से। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो स्प्रेडशीट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहते हैं, ये एक उदाहरण होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ईमेल का आविष्कार VA शिवा अय्यादुरई के द्वारा किया गया था, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय मतलब भारतीय थे जिन्होंने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस पर आधारित है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये आधारित होता है जो है एंड्रॉयड एक जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संशोधित संस्करणों पर आधारित, तो लिनक्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? और इस तरीके से दिया गया है, तो कंप्यूटर का मूल कार्य होता है इनपुट करना, फिर इसके बाद स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ये तीनों कार्य होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज, ठीक है। 4 मूल कार्य होते हैं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट देना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान। अब ये जो थे यहाँ तक था कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, अब आगे हम देखेंगे यूपी स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन टोटल यूपी के होंगे। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो ये है बरेली में। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बरेली, इज्जतनगर। कब स्थापना हुई थी? तो 1979 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे घना बसा जिला कौन सा है इनमें से?
तो वो हो जाएगा गाजियाबाद, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गाजियाबाद सबसे घना बसा जिला है। 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करते हैं। ठीक है, 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग। इसके बाद दूसरे नंबर पर वाराणसी आता है, तीसरे नंबर पर लखनऊ आता है। ललितपुर जो है सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है, जहाँ पर सिर्फ 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। कौन सा जिला है वो? तो उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला है। ठीक है, रामपुर, जहाँ पर सर्वप्रथम जो है उद्घाटन किया गया था पहला अमृत सरोवर। भारत का पहला अमृत सरोवर कब किया गया था? तो 13 मई 2022 को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से, उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया था। और इसके तहत जो गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के जो है गोवंश को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे? तो ये करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फुर्सतगंज में, इसकी ये स्थापित है। फुर्सतगंज कहाँ पड़ता है? तो अमेठी जिला में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्थापना किया गया है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। और अगर देखा जाए वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या टोटल कितना है? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इनमें से तो उस जनजात का क्या नाम है? तो थारू जनजाति है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया, इसके लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक का नाम नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह जो है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। ठीक है, ये अवधि के नवाब थे और इन्हें जो है ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। ठुमरी जो है संगीत विधा है, तो इसके जन्मदाता के रूप में भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा रहस्य रास, इसको भी याद रखिएगा, रहस्य रास, ये भी इन्हीं का ही लिखित है। और इसके अलावा किस्सा राधा कन्हैया। ठीक है, चलिए, लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जैता जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो, घोड़े, मॉडर्न, ये सभी तीनों क्या है? गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, ये तीनों किसके हैं? गोवा के लोक नृत्य। जैता क्या है? ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा में जो किले में, आगरा के किले में स्थित है मोती मस्जिद। ठीक है, चमकता हुआ मोती के टाइप का है, तो उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करेंगे तो वो हुआ था इलाहाबाद, अभी प्रयागराज से नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, और जो कि उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन था। कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। 1888 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। सभी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसके अलावा बनारस में 1905 में हुआ, लखनऊ में 1899 और 1916 2 और 1936 में हुआ। ठीक, कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इनमें से तो वो हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से घोषित किया गया है। ठीक है, 1 भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। सोनभद्र और खनिज क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, सोनभद्र में कौन सा चीज़ प्राप्त होता है? तो वो है चूना पत्थर। इलाहाबाद में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में तो शीशा बालू प्राप्त होता है। ललितपुर की बात करेंगे तो यहाँ से तांबा की प्राप्ति होती है, और मिर्ज़ापुर से नॉन प्लास्टिक के फायर के लिए प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है, और इसको जरूर याद रखिएगा। आंसर की बात करेंगे तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से अलीगढ़ में ताला प्रसिद्ध है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, जो कि सही विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन प्रसिद्ध है, सही है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। मेरठ का चाकू, ये गलत है। मेरठ में खेल के सामान और खिलौने प्रसिद्ध हैं। आंसर इसका जो है डी पार्ट है। चाकू जो है वह रामपुर का फेमस चीज़, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण जो है जालौन में होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, जालौन। ठीक है,
जालौन कालपी में। हस्त निर्मित कागज का उद्योग जो है मथुरा, जालौन यानी कालपी में, तथा कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर जो है प्रसिद्ध हैं। गीडा क्या है? तो गीडा की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की अगर हम बात करेंगे तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बीपाट, रामपुर में। ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? ये लखनऊ में। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। इसके अलावा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तो गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या है? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है। भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला तो भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर वाला हो जाएगा। और जवाहर नक्षत्रशाला ये प्रयागराज में। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट नक्षत्रशाला हैं जो याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। बदुआ बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होता। अहरौरा बांध की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। और अडवा बांध की बात करें तो ये भी मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर। और बघेलखंड की अगर हम बात करेंगे तो ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बलरामपुर। ठीक है, और बदुआ की बात करेंगे तो ये बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है बदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है इनमें से? तो गेहूं में प्रथम स्थान पर है, जौ में भी है, गन्ना में भी है, लेकिन चावल में प्रथम स्थान पर नहीं है। चावल में प्रथम स्थान की अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तो चावल में प्रथम स्थान की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आता है। चावल में दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं, कहाँ पर नियोजित हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक श्रमिक नियोजित की बात करें तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।